हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और नए वर्ष में, नए वर्ष के इस पावन बेला पे, नए वर्ष के इस शुभ अवसर पर जो है हम व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा परिचय पिछली क्लास में दे दिया था, लेकिन इस क्लास में उसके आगे चलेंगे। जैसा कि हमने बताया कि व्याकरण क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो हमने कहा प्रत्येक भाषा की अपनी भाषिक व्यवस्था होती है और उसी भाषिक व्यवस्था के नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के तहत वो भाषा जो है वो संचालित होती है। संचालित होने का तात्पर्य यहाँ से है वो भाषा जो है उस भाषिक नियमों के तहत शुद्ध शुद्ध लिखी बोली पढ़ी और समझी जाती है। तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी भाषा शुद्ध शुद्ध लिखी बोली पढ़ी और समझी जाती है। हमने पार्ट्स ऑफ व्याकरण, व्याकरण के भाग के बारे में चर्चा किया। तो व्याकरण के भाग के बारे में हमने बताया कि वर्ण व्यवस्था, ठीक है, यानी जिसमें वर्ण का अध्ययन किया जाता है। शब्द व्यवस्था, जिसमें शब्द का अध्ययन किया जाता है, शब्दों के प्रकार के, शब्दों के स्रोत के, शब्दों की उत्पत्ति के, शब्दों की बनावट के, शब्दों के रूप के बारे में शब्द व्यवस्था। तीसरा जो है वो है पद व्यवस्था, यानी जिसमें पद का अध्ययन किया जाता है, पद के भेदों का अध्ययन किया जाता है, वो पद व्यवस्था है। और चौथा जो है वो वाक्य व्यवस्था है, तो जिसमें हम जो है वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के भेद इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य व्यवस्था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सारी चीज़, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयात्मक, तमाम तरह के ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हम वर्ण व्यवस्था पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो वर्ण क्या है, हमने आपको बताया कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा का वो छोटा से छोटा टुकड़ा है ना, जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते ना। तो वर्ण या अक्षर, ध्वनि का वह रूप जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वही वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग या आपके जो भी है हा, सा, अब उसमें सब वर्ण का भेद जब बताएंगे तो उसमें सारी चीज़ें और आ जाएंगी। वर्ण हो गया। वर्ण ध्वनि क्या है, तो वर्णों का जो ध्वनित रूप है या वर्णों का मौखिक रूप, ओरल रूप, दैट इज कॉल्ड ध्वनि, साउंड्स। वही साउंड कहलाती है, वही ध्वनि कहलाती है। लिपि क्या है, यानी वर्णों को लिखने के लिए या ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वही लिपि कहलाती है। जैसे हमने जो ईजाद किया है लिपि, वो देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी की ना। तो जो ध्वनि संकेत लिपियों को, जो ध्वनि संकेत वर्णों को लिखने के लिए प्रयुक्त होते हैं वही लिपि कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया लिपि, वर्ण और ध्वनि। अब वर्णमाला क्या है, वर्णों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला है। और वर्णमाला में ही जो है वर्ण गुथे हुए होते हैं ना। माला शब्द है, माला में क्या, एक प्रकार का जो है जिसमें सारे फूल सीक्वेंस वाइज गुच्छे होते हैं, वो एक माला का आकार देता है। वैसे हमारी जो वर्णमाला है उसमें सारे वर्ण, चाहे वो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे जो हो, अयुवा वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से गूंथे रहते हैं। तो इसी वर्णमाला को ही हम अपने गले में डाले और उसके बाद टहलते हैं और उसी से हम सारा कुछ बोलते, समझते, लिखते हैं ना। वही वर्णमाला का नियम ही सही सही क्या है, हमारा सब व्याकरण का वो है, आधार है ना। अब हम चर्चा करते हैं वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ण, वर्ण के भेद। तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है जिसे हम वावेल कहते हैं, और दूसरा जो है व्यंजन होता है जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की जहाँ तक बात है तो स्वरों की संख्या, स्वर पहले क्या है ये हम जान लेते हैं। तो स्वर वे वर्ण हैं
जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आ ई उ न, ए ओ औ, ठीक है। अंग और आ यानी आयोग वाह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को भी ले लेते हैं। तो इन सारे वर्णों को मिला के अगर देखें सामान्य तौर पर, तो ये जो होते हैं इनकी संख्या 13 हो जाती है, लेकिन मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 ही है, क्योंकि अंग और आह ये अयोगवाह है, ये अयोगवाह है, इनको जोड़ा नहीं जाता, ये एक अलग नेचर रखते, इसलिए इनको अलग किया जाता है। न ये पूरी तरह स्वर है, न पूरी तरह व्यंजन है। जिस प्रकार से थर्ड जेंडर की कल्पना हमारे समाज में की गई है, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर की बात की जाती है, वैसे एक तरीके से ये थर्ड जेंडर की भांति वर्क करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर स्वर के साथ स्वर बन जाते हैं और व्यंजनों के साथ व्यंजन बन जाते हैं, लेकिन अमूमन इसे स्वरों के साथ ही जोड़ के रखा जाता है। ठीक, इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो स्वरों से कहीं थोड़ा ज़्यादा करीबी रखती है, इस वजह से। अब हम अगर संस्कृत के स्वरों की बात करें तो कहा गया स्वयं राजते इति स्वराः, स्वयं राजते इति स्वराः, यानी जो खुद राज करे, यानी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हो उसको बोलने के लिए, वो खुद ब खुद अपने आप में इस्टेब्लिश होता है, सक्षम होता है, तो उसको बोल सकते हैं। तो स्वयं राजते इति स्वराः, इसके अंतर्गत हम स्वर वर्णों की जब बात करते हैं तो उनकी संख्या 13 हो जाती है, और जो इस प्रकार से है आ ई उ री ली ए ओ औ, इस तरीके से 13 हो जाती है। अंग और आह को भी संस्कृत में भी अयोगवाह माना गया है, बट हिंदी में जो स्वरों की संख्या, हिंदी में जो अयोगवाह की संख्या होती है वो मात्र 2 होती है, अंग और आह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। ऊपर बिंदी लगा दिए वो अनुस्वार कहलाता है, नीचे 2 बिंदी साइड में रख देते हैं, वो आह का बोध कराने लगता है, वो विसर्ग कहलाता है। ठीक है। तो लेकिन संस्कृत में जब हम अयोगवाह की बात करते हैं तो अयोगवाह की संख्या 4 हो जाती है। एक आपका अंग जिसे हम अनुस्वार कह सकते हैं, आह जिसे हम विसर्ग कहते हैं, और क जो इस तरीके से संकेत बना होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी एक चंद्रमा की तरह एक उल्टा चंद्रमा, इसे हम जिह्वा मूली कहते हैं, जिह्वा के मूल से जो उत्पन्न होता है। और क ख प फ जो ओठ के मध्य से निकलता है, ठीक है, उसे हम उपाध्यमानीय कहते हैं, उपाध्यमानीय, यानी इसमें ओठ का योगदान होता है। ठीक है। एक अब कहा गया ना वर्णों के चढ़ उपपद्यमीय नाम ओष्ठो, ठीक है, और अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ उसके बाद का वर्ण क ख ग गंगा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ जो होते हैं वो जिह्वा मूली होते हैं, क्योंकि जो हमारा ये जिह्वा है उसी के मूल से ही फिर कंठ में जो है वो एयर हवा जाती है, फिर उसका उच्चारण होता है। फिलहाल आगे हम वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। ठीक है, क्या प्लेस है, क्या स्थान है वर्णों के उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ण, तो वो अलग, वो आपका एक अलग टॉपिक होगा, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कितने प्रकार के क्या होते हैं अयोगवाह संस्कृत में, 4 प्रकार के। स्वर वर्णों को अच वर्ण भी कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है, तो आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने महेश्वर सूत्र पढ़ा हो ना पढ़ा हो, फिलहाल हम हल्का सा थोड़ा दे देते हैं। आयुर्वेदिक एवं हैवरट लड़ निमंडनम झवई जब गर्दस ख फ छ चट तब कपय ससर हल। तो आ से लेके और च तक न, अयुड़ ऋडिक एओड़ एओच एओच च तक, यानी आ से लेके च तक का जितना वर्ण आता है
वो 13 वर्ण जो है वो एवज के तहत आ जाते हैं, इसलिए अच प्रत्यय। यानी पहला जो भी प्रत्यय बनाया जाता है कभी भी, तो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण लिया जाता है, और उसके बीच का जितने भी वर्ण आते हैं वो सब अच के तहत, वो सब उस प्रत्यय के तहत आ जाते हैं। अभी हम प्रत्यय बनाना आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल यहाँ एक हल्का सा वो दे दिए हैं टच जानने के लिए। फिर हम ने देखा कि जो अच है, जिस स्वर है, वो स्वरों के भी कई प्रकार हैं। क्योंकि स्वरों का जो मात्रा है, उस मात्रा के उच्चारण में कुछ टाइमिंग होती है। अगर वो कम टाइमिंग लगती है, ठीक है, कम टाइमिंग लगती है, एक मात्रा का वो होता है, तो वो जो है ह्रस्व कहलाता है। अगर वो 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, वो दीर्घ कहलाता है। और अगर 3 मात्रा का टाइम लेता है तो प्लुत कहलाता है। अब देखते हैं, आइए देखें हम कैसे ह्रस्व होता है, कैसे दीर्घ होता है, कैसे प्लुत होता है। हम ह्रस्व वर्ण की बात करें तो हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वो वर्ण जिसका उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगे, वो ह्रस्व वर्ण होता है। देखिए, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ये आपके ह्रस्व की जब हम बात करते हैं, सॉरी मैंने आ बोल दिया, अ ई उ री, अ ई उ री, ये 4। इसे हम ह्रस्व स्वर की जगह एक और नाम देते हैं। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा, नो डाउट, मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही तो मात्रा लगा के, छोटा आ से ही मात्रा लगा के बड़ा आ बना है ना। छोटी इसमें ही एक चुरकी लगा देते हैं, पंडित जी की चुरकी उखाड़ के लाके लगा दिए, वो क्या हो गया, बड़ी हो गया ना। फिर क्या होते, बंदर का पूंछ उठा के लाके छोटा ऊ में जोड़ दिए तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। यही तो होता है। री में क्या करते हैं, वो अपना हंसिया जो खेत में काटने वाला होता है, छोटी री में वही तोड़ के लाके उसमें लगा देते हैं, तो बड़ी री हो गया। देखिए, तो हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या है वो 4 है, लेकिन संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? एक कौन जुड़ जाता है, बड़ी री भी जुड़, ओ ये लिरी, सॉरी लिरी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये ह्रस्व हो गया। दीर्घ की जब हम बात करते हैं तो दीर्घ में क्या होता है कि जिसमें 2 मात्रा का बोध हो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का बोध हो, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हालांकि हमने लिखा है नहीं डिफिनीशन, बट समझा दे रहे हैं, यहाँ बोल दे रहे हैं। तो अब कैसे 2 मात्रा, आ में आ को मात्रा लगा दिए ना, आ ई ऊ ना, ए ओ औ। तो इस तरीके से उसको हम थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, तो मात्रा, एक मात्रा और लग रही है, तो वो क्या हो गया, वो दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वावेल, वो शॉर्ट वावेल था, ये लॉन्ग वावेल है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में मात्रा लग जा रहा है। इसकी संख्या जो है 7 है, 7 है हिंदी में। हिंदी में कितनी, 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो एक स्वर और जोड़ देते हैं, वो बड़ी री, बड़ी री उसमें जोड़ देते हैं। सारा कुछ वैसे ही होता है, वहाँ 8 हो जाता है, ठीक। तो क्लियर हुआ। अब प्लुत की बात करते हैं तो प्लुत ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय, बड़ी री वाला, तो जिसका उच्चारण करते समय क्या करते हैं हम, जिसका उच्चारण में 3 मात्रा का बोध होता है, तो वो जो है प्लुत कहलाते। ओम ओम, बाद में देखिए हलंत लगा, उसमें ज्यादा खींचना, हम वेरी गुड, खींचना पड़ता है 3 मात्रा का बोध, इसीलिए ये प्लुत है। अकेला प्लुत ओम ही लगभग
प्लुत में गिना जाता किसी है। को दूर से बुलाने ठीक पे है। जो थोड़ी देर आवाज निकालते हैं वो भी है। जी जी ऐसे जब किसी को बुलाया जाता है बहुत देर तक ध्वनि में जो दी जाती है। हाँ, ध्वनित होती रहती, वो प्लुत में हो जाता है। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा रागात्मक ध्वनि टाइप में जब किसी बुलाते हैं तो थोड़ी देर खींच जाता है, तो हर्ष और दीर्घ से प्लुत में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जो है जहाँ तक स्वरों की बात है, तो स्वरों में का जो संस्कृत में कुछ अन्य भेद भी है, जैसे हम उदात्त स्वर कहते हैं, यानी ताल के जो है ऊंचे वाले भाग से जब हम कुछ बोलते हैं तो उदात्त स्वर में कहलाता है, उदात्त स्वर कहलाता है। और जब हम नीचे वाले उससे बोलते हैं तो अनुदात कहलाता है। और जब हम मध्य वाले भाग से बोलते हैं तो स्वरित होता है। ठीक है, उदात्त, अनुदात, स्वरित, ये संस्कृत में भेद हो गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यंजन पे। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श अवश्य करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें जो है का से लेकर के और वो जो पांचों जो वो हैं, का वर्ग, का खा गा घा अंगा, चा वर्ग चा छा जा इया, टा वर्ग टा ठा डा डाड़ा, फिर ता वर्ग ता था धा ना, और पा वर्ग पा फा बा मा। तो ये पंचम वर्ग के एक वर्ग में 5, पंचम 25, 25 वर्ण जो है ये कहलाते हैं स्पर्श। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारी जिह्वा बोलते समय किसी न किसी भाग को, हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है ना। आवर टंग्स टच एनी पार्ट ऑफ आवर माउथ। हमारी जिह्वा जो है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को नेसेसरी रूप से अवश्य टच करती है, तो इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। राइट। स्पर्श व्यंजन के बाद अगला जो व्यंजन का रूप है अंतस्थ व्यंजन, यानी स्पर्श और उस के बीच में अंतः में जो स्थित होता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा व्यंजन जो या जिसका उच्चारण करते समय हमारे अंदर से प्राणवायु निकलती है, अंदर से आवाज़ निकलती है, दिल से निकलती है, दिल से आवाज़ निकलती है, वो अंतस्थ कहलाता है। देखिए बोल के आप यूज कर सकते हैं, या, रा, ला, वा, तो हाइट से निकल रही, कहीं नहीं थोड़ा गहरे से निकल रही, तो इसलिए अंतस्थ हो गया। ये अंतस्थ है, अंतः स्थित, अंदर स्थित होता है। या, रा, ल, वा। फिर अगला जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब होता है उष्मा, उष्मा हीट, यानी जिसको बोलते समय हमारे मुख से कुछ न कुछ उष्मा निकलती है या गर्माहट फील होती है। अभी बोलिएगा गर्माहट फील होगी, ठंडी लग रहा हो कितना भी, श, 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 ह, यानी कौन सा सा? श, पहले कौन सा सा आएगा? तालव्य सा, यानी जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ताल को स्पर्श करती है, तालव्य सा ना। शा, फिर मूर्धन्य शा, शा जिसे खष्टी शा भी कहते हैं, शा मूर्धा को स्पर्श करती है। वो हम उच्चारण स्थान में और क्लियर बताएंगे। शा, गर्माहट फील हो रही है, उसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? भाई बहनों निकल रहा है ना। श, श, सा, जिसपे हम दांत पे ज़्यादा जोर देते हैं वो दंती सा होता है, दंत सा। ठीक है, दांत से उच्चारण होता है उसका, तो ये सा। और उसके बाद हा, हकार की ध्वनि निकलती है, हा, हा, ये कंठ से है बट उष्मा इसमें निकलता है, हा। तो ये जो है आपका उष्म व्यंजन है। श, 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 हा। कितने हुए? श, 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 हा। चार उष्म और कितने अंतस्थ? 4। यह अलावा अंतस्थ, और वो कितने हुए? 25। स्पर्श 25
अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। अब एक आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से मिलके जो बना होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, छ छत्री वाला छ, त्र त्रिशूल वाला त्र, ठीक है, और ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ, और श्र श्रव्य वाला श। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 जो है कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा कुछ और व्यंजन की बात की गई है, जैसे आपने अयोगवाह तो देख ही लिया। उसके अलावा एक द्वित्व व्यंजन होता है। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसका उच्चारण 2 बार किया जाता है, एक बार आधा एक बार पूरा। जैसे दिल्ली शब्द लिखते हैं तो दिल्ली में दिल्ली लिखते समय वो दी आधा ला ली, दिल्ली एक बार आधा आया एक बार पूरा आया। सत्ता सा अदत्त ता, तो 2 बार आया, एक पूरा एक बार आधा। ठीक है, द्वित्व व्यंजन हो गया। और एक व्यंजन होता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त यानी जो फेंक दिया गया हो। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन को एक और नाम दिया जाता है द्विगुण, यानी जिसमें 2 गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे रा और हा, अड़ा और अढ़ा, पेड़ वाला रा और अढ़ा, ये पहले कभी नहीं आते, ये बाद में आते। जैसे पेड़ और हा पर ना, इस तरीके से। कंपित व्यंजन किसे कहते हैं? अभी वो सब हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आगे चलिए वो सब बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से चलने दीजिए। और थोड़ा सा वीडियो भी बना रहे तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो अभी होगा आगे। ये हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद एक जो है 2 व्यंजन आगत व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन यानी जो दूसरी भाषा से आ गए, और खासतौर से अरबी और फारसी भाषा, फारसी नहीं बल्कि फारसी भाषा से आ गए हैं। ठीक है, उसमें नुक्ते लगे होते हैं, जैसे जा और हा, जा और हा नुक्ता लगा देते हैं। फैजाबाद, जफर न, फैज अहमद फैज, जफरुल्लाह, ऐसे शब्दों में आप देखेंगे उर्दू का एक लुक होता है, उर्दू का एक टच होता है, तो ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और एक बार हम नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जो है आप लोगों को जो है अगला क्लास लेकर के कल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।